हेलो गाइस। मैं हूं आपकी एजुकेटर माया खिची और मैं लेके आई हूं बीएससी फर्स्ट ईयर सेल बायोलॉजी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। वो है राइबोसोम। राइबोसोम का पार्ट वन हमने डिस्कस कर लिया है और उस पार्ट वन के अंदर हमने कई सारी चीज़ों का बारे में डिस्कस किया था। जैसे कि हमने पार्ट वन के अंदर राइबोसोम की हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था कि जो राइबोसोम जो है उनके बारे में किस प्रकार की खोज हुई थी। तो सबसे पहले क्लाउड नामक वैज्ञानिक आए थे और इन्होंने राइबोसोम को माइक्रोसोम कहा क्योंकि ये बहुत ही छोटे होते हैं। सब माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूल होता है, इसलिए ये ज़्यादा छोटे होने की वजह से इन्होंने इनको माइक्रोसोम ही बोल दिया था। उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने पेलेडे पेलेडे ने इनको एनिमल सेल्स के अंदर देखा और बताया और बोला कि ये क्या है, राइबोसोम है। इस प्रकार हमने इसकी डिस्कवरी के बारे में भी पढ़ लिया है। उसके बाद हमने देखा था कि राइबोसोम की जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर होती है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। अल्ट्रा स्ट्रक्चर जो होती है उसके अंदर हमने ये देखा था कि राइबोसोम जो होते हैं वो दो सब यूनिट से मिलकर बने होते हैं। एक होती है लार्ज सब यूनिट और एक होती है स्मॉल सब यूनिट। और हमने ये पढ़ा था कि राइबोसोम जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक तो पाए जाते हैं 70S राइबोसोम और एक पाए जाते हैं 80S राइबोसोम। 70S राइबोसोम जो होते हैं वो प्रोकैरियोट्स में पाए जाते हैं और 80S राइबोसोम जो होते हैं यूकैरियोट्स के अंदर देखने को मिलते हैं। अगर हम वही बात करें कि जो प्रोकैरियोट्स के अंदर 70S राइबोसोम होते हैं वो अगेन दो छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बने होते हैं। इसकी जो छोटी बड़ी यूनिट जो होती है वो 50S सब यूनिट की होती है और दूसरी जो छोटी इकाई जो होती है, जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है वो होती है 30S। ये 70S प्रकार के राइबोसोम जो होते हैं उनकी यूनिट से इस प्रकार से देखने को मिलते हैं प्रोकैरियोट्स के अंदर। फिर हम बात करें यूकैरियोट्स के अंदर जो कि 80S प्रकार के होते हैं, उसमें जो बड़ी सब यूनिट होती है वो होती है 60S और छोटी जो सब यूनिट होती है वो कौन सी होती है, 40S होती है। इस तरह से हमने इसकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बारे में बताया था। और इसके बाद भी जो बड़ी सब यूनिट होती है उसके अंदर कुछ आरएनए पाए जाते हैं और प्लस प्रोटीन्स देखने को मिलते हैं, उनसे ये मिलके बने होते हैं। तो ये सारी जो बातें हैं हमने पिछले लेक्चर में पढ़ ली थी। उसके अलावा हमने ये पढ़ा था कि राइबोसोम जो होते हैं वो किससे मिलके बने होते हैं। इनका केमिकल कंपोजिशन जो होता है वो राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन से मिलके बने होते हैं, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। आज की क्लास में हम बायोजेनेसिस ऑफ राइबोसोम के बारे में पढ़ेंगे कि राइबोसोम का जो संश्लेषण होता है वो कैसे होता है। अगर मैं बात करूं कि राइबोसोम का जो संश्लेषण होता है वो दो जगह देखने को मिलता है। एक तो हमें साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ आरएनए का संश्लेषण होते हुए और प्रोटीन का संश्लेषण होते हुए देखने को मिलेगा और दूसरा हमें न्यूक्लियस केंद्रिका के अंदर देखने को मिलता है। चलिए मैं थोड़ा सा इस डायग्राम की सहायता से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे कि अपना साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ प्रोटीन्स पाए जाते हैं, राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन, राइबोसोमल प्रोटीन्स, ये पाए जाते हैं। ये जो प्रोटीन्स होते हैं, ये प्रोटीन जो होते हैं वो इम्पोर्ट हो जाते हैं न्यूक्लियस के अंदर और न्यूक्लियस से ये न्यूक्लियस में एंटर होते हैं। 5S आरएनए जो होता है वो साइटोप्लाज्म में ही संश्लेषित होता है। न्यूक्लियस के अंदर 18S, 5.8S और 28S प्रकार के आरएनए बनते हैं जो कि आगे जाकर प्री 40S सब यूनिट और प्री 60S सब यूनिट का निर्माण कर लेते हैं। इनमें से जो 40S सब यूनिट होती हैं वो न्यूक्लियस से बाहर निकलकर साइटोप्लाज्म में आ जाती है। न्यूक्लियस से बाहर निकलती, फिर न्यूक्लियस से बाहर निकल के कहाँ जाती, साइटोप्लाज्म में आ जाती। साइटोप्लाज्म में ईआर की सतह पर आकर चिपक जाती और जैसे ही ये साइटोप्लाज्म में आके जुड़ती है उसके बाद 60S आरएनए भी आगे से जुड़ जाता है। इस प्रकार राइबोसोम का फॉर्मेशन हो जाता है। इस प्रकार हमें राइबोसोम का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई देता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं
कि क्या लिखा हुआ है। अब हम नोट्स में भी पढ़ लेते हैं कि कैसे राइबोसोम की उत्पत्ति होती है। राइबोसोम की जैव उत्पत्ति, बायोजेनेसिस ऑफ राइबोसोम। प्रोकैरियोट में राइबोसोम की उत्पत्ति साइटोप्लाज्म में होती है क्योंकि केंद्रिका न्यूक्लियस अनुपस्थित होती है। हम जानते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है उनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड्स बोलते हैं। जिसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं। ये जो न्यूक्लियोइड होता है इसके या फिर ये जो जन्म इसका जो जीनोम होता है उसे हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। ये साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ होता है, तो इसके अंदर कोई भी न्यूक्लियोलस या केंद्रिका नहीं पाई जाती है, और ना ही इसके ऊपर केंद्रक आवरण देखने को मिलता है, ना ही न्यूक्लियर इन्वलप देखने को मिलती है, और ना ही इसके अंदर न्यूक्लियस देखने को मिलती है। केवल न्यूक्लियोइड होते हैं जो कि इनका जेनेटिक मटेरियल या जीनोम को लेके रहते हैं और साइटोप्लाज्म के अंदर देखने को मिलते हैं बिखरी हुई अवस्था के अंदर। इसलिए इनके अंदर केवल साइटोप्लाज्म के अंदर ही राइबोसोम का संश्लेषण हो जाएगा। आरआरएनए का निर्माण विशिष्ट कोडोनों के द्वारा होता है। पहले अगर हमें राइबोसोम बनाने हैं तो आरआरएनए बनाना होगा, और आरआरएनए का जो निर्माण होगा वो कुछ विशेष प्रकार के कोडोन के द्वारा होता है। ये कोडोन क्या होते हैं? कोडोन जो होते हैं 3 समूह होते हैं, जैसे कि UAA, UCC, जो कि विशेष प्रकार के एमिनो अम्लों को कोडित करते हैं, और इन्हीं से आगे जाकर प्रोटीन का संश्लेषण होता है। ये किसी भी अभिक्रिया को शुरू भी करवा सकते हैं और उसका समापन भी करवा सकते हैं। तो कोडन जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं सेंस कोडन और एक होते हैं नॉन सेंस कोडन। सेंस कोडन जो होते हैं वो प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया को स्टार्ट करते हैं, और जो नॉन सेंस कोडन होते हैं वो जो होते हैं वो प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया को समाप्त करने में मदद करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कि यूकैरियोट्स जो होते हैं उनके अंदर देखा जाए तो यहाँ पर केंद्रक बीचों बीच सेंटर में पाया जाता है। उसके अंदर न्यूक्लियर इन्वलप भी देखने को मिलता है और न्यूक्लियस भी पाई जाती है, और न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रेंजिन देखने को मिलती है। न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रेंजिन देखने को मिलती है। इस न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर जो रेंजिन होती है उसके अंदर ATS, 20S और 5.8S प्रकार के आरआरएनए को संश्लेषित करने के जीन प्रेजेंट होते हैं। ये जीन जो होते हैं कहाँ पाए जाते हैं? NOR, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर जो रेजिन होती है, रीजन होता है, उस रीजन के अंदर 28S, 18S और 5.8S प्रकार के राइबोसोम आरआरएनए को संश्लेषित करने के लिए जो जीन पाई जाती है वो यहाँ पर उपस्थित होती है। तभी ये साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों में ही यूकैरियोटिक राइबोसोम का निर्माण होता है, क्योंकि साइटोप्लाज्म के अंदर 5S आरआरएनए का निर्माण होता है, 5S आरआरएनए का निर्माण होता है, और न्यूक्लियस के अंदर 18S, 28S और 5.8S का निर्माण होता है। चलिए नोट्स में पढ़ते हैं। यूकैरियोट्स में राइबोसोम की उत्पत्ति अत्यधिक जटिल होती है। 18S 5. यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे लिखा हुआ है 5.8S एवं 28S आरआरएनए को अनुलेखित करने वाले जीन न्यूक्लियोलर संगठन, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर क्षेत्र में उपस्थित होते हैं, मतलब नोर के अंदर पाए जाते हैं, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन। अब हम पढ़ते हैं कि अगर हमें राइबोसोम को बनाना है तो सबसे पहले क्या बनाने पड़ेंगे? आरआरएनए बनाने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि राइबोसोम जो होते हैं आरआरएनए प्लस प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। जो प्रोटीन जो होती है वो तो हमें कहाँ मिल जाएगी? साइटोप्लाज्म के अंदर मिल जाएगी, पर जो आरआरएनए होते हैं उनको हमें कहाँ बनाना होता है? न्यूक्लियोलस के अंदर संश्लेषित या सिंथेसिस उनकी करनी होती है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि अगर हम प्रोसेसिंग ऑफ आरआरएनए को देखें तो हमें देखने को मिलेगा कि जो न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस के अंदर ऑलरेडी क्या पाया जाता है? 40S आरएनए पाया जाता है, जो कि 20 मिनट में प्रोसीड हो जाता है। इसका जो प्रोसेस होने का टाइम जो होता है वो कितना होता है? 22 मिनट होता है।
20 से 22 मिनट में ये क्या हो जाता है, प्रोसेस्ड हो जाता है। ये जब प्रोसेस्ड हो जाता है तब क्या होता है कि ये 45S RNA प्रोसीड होने के बाद न्यूक्लियस के अंदर ही एंडोन्यूक्लियस एंजाइम पाया जाता है, जिसकी वजह से ये किसमें बदल जाता है, 41S RNA के अंदर बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है, चेंज हो जाता है। जैसे ही ये 40S RNA के अंदर कन्वर्ट होता है तो ये 40S RNA जो होता है वो स्प्लिट हो जाता है 2 यूनिट्स के अंदर। इसके स्प्लिट होने से एक तो बनती है 35S RNA और एक बनता है 20S RNA। 35S RNA 32S RNA में चेंज हो जाता है और जो आगे चलकर 20S RNA और 5.8S RNA का निर्माण कर लेता है। वहीं जो 20S RNA होता है वो 18S RNA का निर्माण कर लेता है। 18S RNA जो होता है वो 40S का 40S जो यूनिट होती है उसका RNA होता है और 28S RNA और 5.S RNA और 5S RNA ये जो होते हैं वो 60S यूनिट के RNA होते हैं और इनके साथ इनकी प्रोटीन्स पाई जाती है। ये जो सारे RNA हैं वो कहाँ बने हैं, न्यूक्लियस के अंदर बने हैं। अब ये यहाँ न्यूक्लियस से बाहर निकल जाते हैं। न्यूक्लियस से बाहर निकलने के बाद कौन से 20S RNA, 5.8S RNA और 80S RNA ये बाहर निकलकर कहाँ आ जाते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाते हैं। साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ प्रोटीन्स पाए जाते हैं। इन प्रोटीन की प्रेजेंस में ये जो सारे जो RNA होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं और यहाँ पर ऑलरेडी क्या पाया जाता है, 5S RNA पाया जाता है, जिससे कि प्री 60S RNA और प्री 40S RNA का निर्माण हो जाता है। ये जो 40S और 60S सब यूनिट जो है ये राइबोसोम के 2 सब यूनिट है। इन दोनों इकाइयों का निर्माण हो जाता है। 40S जो सब यूनिट है वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट ER एंडोप्लाज्मा रेक्टिकुलम की सतह से जाकर चिपक जाती है। जैसे ही ये एंडोप्लाज्मा की सतह से जाकर चिपकती है वही तभी 60S जो सब यूनिट होती है वो भी जाके चिपक जाती है, इस प्रकार उससे जुड़ जाती है। इस प्रकार एक कंप्लीट राइबोसोम का निर्माण हो जाता है। राइबोसोम की इन सब यूनिट को आपस में जोड़ने के लिए Mg आयन, मैग्नीशियम आयन की आवश्यकता होती है। थोड़ा और मैं समराइज करके इस पूरे चार्ट को समझाऊं तो एक बार अपन वापस रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि प्रोसेसिंग ऑफ RNA, क्योंकि हम RNA क्यों बना रहे हैं, हमें क्या बनाना है, राइबोसोम बनाना है। राइबोसोम RNA प्लस प्रोटीन से मिलकर बने हुए। प्रोटीन तो जो है वो साइटोप्लाज्म में ऑलरेडी प्रेजेंट है, बट हमें जो RNA बनाना है उसके लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है, 45S RNA पाया जाता है जो कि एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की प्रेजेंस में 41S RNA के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ये जो 41S RNA है वो 2 टुकड़ों में टूट जाता है। एक टुकड़ा जो होता है वो होता है 35S RNA और दूसरा जो होता है 20S RNA। ये 35S RNA 22S RNA में बदल जाता है, जो कि आगे जाकर 20S RNA व 5.8S RNA का निर्माण कर लेता है। वही जो 20S RNA जो होता है वो आगे जाकर 80S RNA का निर्माण कर लेता है। ये जो RNA होते हैं वो कहाँ जाते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर जाते हैं और साइटोप्लाज्म में 5S RNA प्रेजेंट होता है और कुछ प्रोटीन पाई जाती है। ये प्रोटीन जो होते हैं इन सारे RNA को जोड़कर राइबोसोम की यूनिट का फॉर्मेशन करवा देते हैं। राइबोसोम की यूनिट 2 होती है। यूकैरियोट्स की बात करें तो राइबोसोम यूकैरियोट्स के अंदर 80S प्रकार का राइबोसोम देखने को मिलता है, तो इसकी 2 सब यूनिट होती है। एक जो होती है 40S सब यूनिट और दूसरी होती है 60S सब यूनिट। 40S सब यूनिट जो होता है वो ER मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस में ER से जाकर चिपक जाता है और उसके बाद मैग्नीशियम आयन की उपस्थिति में 60S RNA 40S RNA से जाके जुड़ जाता है। इस प्रकार हमें एक कंप्लीट राइबोसोम का निर्माण होता हुआ दिखाई देता है। ER से आज जुड़ के जुड़ते, पहले 40S ER से जाके जुड़ती है और फिर उसके बाद कौन सा आता है, 60S सब यूनिट जो आती है वो ER से जाके जुड़ जाती है, एंडोप्लाज्म रेक्टिकुलम अंतःप्रदेवी जालिका से जाके जुड़ जाते हैं। इस प्रकार ही हम देख पाते हैं कि एक कंप्लीट राइबोसोम का निर्माण हो गया, जिसके अंदर 40S जो है उसकी स्मॉल यूनिट है और 60S जो है उसकी लार्ज सब यूनिट है। चलिए हम इसको नोट्स में भी पढ़ लेते हैं। RNA का
क्रमपण, प्रोसेसिंग ऑफ आरआरएनए। आरआरएनए की प्रोसेसिंग कैसे होती है? न्यूक्लियोलस में संश्लेषित 5S आरएनए लगभग 22 मिनट में प्रोसेस्ड हो जाते हैं। 20 से 22 मिनट इसको लगते हैं प्रोसेस होने में। एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के कारण यह 41S आरआरएनए में परिवर्तित हो जाता है। 41S आरआरएनए विदलित होकर 35S तथा 20S आरआरएनए में विपाटित स्प्लिट हो जाते हैं, मतलब टूट जाते हैं। 30S आरआरएनए प्रोसेस्ड होकर 32S आरआरएनए में तथा अंत में 25S प्लस यहाँ पे 28S है ना, 28S है, ये 5 नहीं है। और यहाँ पर भी क्या है, 5.8S है में परिवर्तित हो जाते हैं। इसी प्रकार टाइपिंग एरर रह गया। इसी प्रकार 20S आरआरएनए अंत में 80S आरआरएनए में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार संश्लेषित आरआरएनए केंद्रक से प्रवास करके कोशिका द्रव्य में आ जाते हैं। क्योंकि जितने भी आरआरएनए अपन ने बनाए थे, कौन कौन से, एक तो 20S आरआरएनए, एक 5.S आरआरएनए, 5.8S आरआरएनए और एक बनाया था 18S आरआरएनए। ये तीनों ही जो होते हैं न्यूक्लियस से केंद्रक में आते हैं और केंद्रक से वापस कहाँ आ जाते हैं, कोशिका द्रव्य में आ जाते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाते हैं। कोशिका द्रव्य में ये प्रोटीन के साथ संगठित होकर राइबोसोम की इकाइयों का निर्माण कर लेते हैं। ये इकाइयां मैग्नीशियम की उपस्थिति में संगठित होकर राइबोसोम में परिवर्तित हो जाती हैं। राइबोसोम प्रोटीन की कुछ मात्रा न्यूक्लियस में, केंद्रिका में तथा कुछ मात्रा साइटोप्लाज्म में संश्लेषित होती है। न्यूक्लियस से 40S उप इकाई सब यूनिट पहले कोशिका द्रव्य में आकर एंडोप्लाज्म रेटिकुलम की सतह पर चिपक जाती है। फिर 60S उप इकाई आकर 40S पर चिपक कर पूर्ण राइबोसोम बना लेती है। जब ये ER से चिपकती है तब इसमें Mg प्लस आयन की जरूरत होती है। अब बढ़ते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर तो न्यूक्लियस नहीं होता है, तो क्या होता है, इनके अंदर केवल साइटोप्लाज्म के अंदर ही राइबोसोम का निर्माण हो जाता है। इनके साइटोप्लाज्म में ही आरआरएनए पाए जाते हैं और प्लस प्रोटीन्स पाई जाती हैं। आरआरएनए कौन कौन से होते हैं? एक तो 5S आरआरएनए होता है, एक 16S आरआरएनए होता है, एक 23S आरआरएनए होता है। इन तीनों का संश्लेषण साइटोप्लाज्म में हो जाता है। उसके बाद कुछ प्रोटीन्स होती हैं, वो आके इन सब यूनिट्स को 30S और 50S सब यूनिट के अंदर कन्वर्ट कर देती है। ये दोनों ही सब यूनिट आपस में मैग्नीशियम आयन की उपस्थिति में जुड़ जाती है और राइबोसोम का फॉर्मेशन करवा देती है। ये 30S हो जाएगी छोटी सब यूनिट और ये 50S हो जाएगी बड़ी सब यूनिट। चलिए नोट्स में पढ़ते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रिका का अभाव होता है, न्यूक्लियस का एब्सेंट होती है, अतः 70S प्रकार के राइबोसोम का उद्गम ओरिजिन कोशिका द्रव्य में ही संपन्न हो जाता है, मतलब साइटोप्लाज्म में ही संपन्न हो जाता है। इसके लिए आवश्यक तीनों प्रकार के आरआरएनए 5S, 16S, 23S का निर्माण गुणसूत्र द्वारा, जबकि 54 प्रकार के प्रोटीनों का निर्माण कोशिका द्रव्य में उपस्थित राइबोसोम द्वारा होता है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, फंक्शन ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम के कार्य। अगर मैं बात करूं राइबोसोम के फंक्शन की, तो राइबोसोम मेनली प्रोटीन संश्लेषण करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है। राइबोसोम प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री होती है, तो हम कह सकते हैं प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से राइबोसोम को जाना जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रोटीन जो होते हैं राइबोसोम के द्वारा ही की जाती है। हमने इससे पहले पॉलीराइबोसोम के निर्माण की प्रक्रिया पढ़ी थी, जिसके अंदर राइबोसोम की दोनों इकाइयां जो होती है mRNA से जुड़ जाती है और वो आगे जाकर उसके जो पी साइट होती है वहां से पॉलीपेप्टाइड चेन का निर्माण होता है। ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वही क्या है, प्रोटीन है, क्योंकि पॉलीपेप्टाइड चेन में कई सारे एमिनो एसिड्स होते हैं, एक श्रृंखला में जुड़ते हैं, और प्रोटीन जो होते हैं एमिनो एसिड की ही एक लंबी श्रृंखला होती है। तो हमने ये पहले देख लिया था। उसके अलावा ये जो mRNA को टेम्पलेट का रूप में भाग लेने के लिए प्रदान करते हैं।
चलिए हम पढ़ लेते हैं नोट्स में। हाँ, और इसके अलावा जो राइबोसोम जो होते हैं वो क्या बनाते हैं, राइबोसोमल प्रोटीन का फॉर्मेशन भी करवा देते हैं। राइबोसोमल प्रोटीन जो होती है उसका फॉर्मेशन भी करवाते हैं। अब हम नोट्स में देखते हैं कि क्या क्या चीज़ है। फंक्शन ऑफ राइबोसोम। फंक्शन ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम के कार्य। राइबोसोम का मुख्य कार्य प्रोटीन सिंथेसिस करना है। राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस करना है। ये एमआरएनए के लिए टेम्पलेट का कार्य करते हैं। जो एमआरएनए है उसके लिए किसका काम करते हैं, टेम्पलेट का कार्य करते हैं। ये एमआरएनए होता है। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए आवश्यक घटक एक साथ राइबोसोम पर मिलकर प्रोटीन सिंथेसिस की क्रिया को पूरी करते हैं। अगर हम बात करें कि राइबोसोम और क्या क्या कर सकता है, तो राइबोसोम 3D मैट्रिक्स उपलब्ध करवाता है, जिससे कि क्या होता है कि जितने भी प्रोटीन सिंथेसिस के एंजाइम होते हैं वो क्रमबद्ध रूप से इस पर आकर जुड़ जाते हैं और ये प्रोटीन संश्लेषण में भाग तो लेते हैं, उसके अलावा ये राइबोसोमल जो प्रोटीन होती है उसका भी फॉर्मेशन करवाते हैं। आरएनए त्रिविमीय आधारित 3D मैट्रिक्स उपलब्ध करवाता है, जिस पर प्रोटीन संश्लेषण की विभिन्न एंजाइम क्रमबद्ध रूप से उपस्थित होते हैं। ये प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेते हैं। राइबोसोमल प्रोटीन के निर्माण में भाग लेते हैं। राइबोसोम जो होते हैं राइबोसोमल प्रोटीन के निर्माण में भी भाग लेते हैं। अब दो साइंटिस्ट थे, एक तो था डिंटीजस और एक था डिंटीजस और एक है गिलबर्ट। इन्होंने कुछ रिसर्च की। इनकी रिसर्च के बाद में एक साइंटिस्ट और आए रिच, और उन्होंने राइबोसोम पर डिटेल में स्टडी की। जैसे इन्होंने राइबोसोम पे डिटेल में स्टडी की तब इनको पता चला कि राइबोसोम जो होते हैं उसके अंदर प्रोटीन जो होती है उसका संश्लेषण होता है। इसलिए इन्होंने क्या बोला, राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल्स, सेल की प्रोटीन, कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल्स बोल दिया। डिंटीजस तथा गिलबर्ट के अनुसंधान के पश्चात रिच ने कब आया थी 1963 में, रिच ने राइबोसोम के कार्यों का विस्तार से अध्ययन किया। इनके अनुसार राइबोसोम कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल्स होते हैं। राइबोसोम एक वो स्थल है जो कि प्रोटीन संश्लेषण के लिए जितने भी आवश्यक घटक जो होते हैं उनके लिए एक स्थल बनाते हैं कि यहाँ आके जुड़ो और तुम क्या बना लो, प्रोटीन बना लो। जैसे कि इसकी एक बड़ी सब यूनिट होती है जिसके अंदर तीन साइट होती है। एक जो होती है ई एग्जिट साइट, एक होती है पी साइट जहां से पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है, और एक होती है ए साइट। ए साइड से एमिनो एसिड जाके जुड़ते हैं, पी साइड से पॉलीपेप्टाइड चेन बन के बाहर निकलती है, और ई साइड से ऐसा एमआरएनए बाहर फेंका जाता है जिसके ऊपर कोई भी एमिनो एसिड नहीं है, इस प्रकार। और यहाँ पर छोटी सब यूनिट होती है जिस पर एक क्लेफ्ट लगा होता है एमआरएनए बाइंडिंग, जिससे कि एमआरएनए क्या होता है इस सुरंग, इस टनल के अंदर घुस पाता है। तो राइबोसोम वे स्थल है जहां पर प्रोटीन संश्लेषण करने वाले विभिन्न घटक टीआरएनए, एमआरएनए, एमिनो एसिड एक साथ भाग लेते हैं तथा एमिनो एसिड एक निश्चित श्रृंखला में संयोजित होकर पॉलीपेप्टाइड का निर्माण करता है। अगर मैं बात करूं कि प्रोटीन संश्लेषण जो होता है उसके अंदर दो पद देखने को मिलते हैं। कैसे कि अगर आप एक तो देखने को मिलता है ट्रांसक्रिप्शन और देखने को दूसरा होता है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन जो होता है वो मेनली क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस यहाँ पर देखने को मिलती है। अगर आपने बेसिक का ही पढ़ा हुआ है तो आपको पता होगा सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा जो है उसके अनुसार पहले जो डीएनए होता है, डीएनए से डीएनए का निर्माण क्या कहलाता है, डुप्लीकेशन। इस डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है, और ये जो आरएनए जो है उनसे किसका निर्माण होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। डीएनए से आरएनए का बनना क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, और आरएनए से प्रोटीन का बनना क्या कहलाता है, ट्रांसलेशन कहलाता है। इसलिए अगर हमें प्रोटीन बनाना है तो सबसे पहले डीएनए से आरएनए बनाना होगा, जो पहले स्टेप होगी जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और दूसरी जो स्टेप होगी वो क्या होगी, ट्रांसलेशन, जिसमें क्या होगा, आरएनए से प्रोटीन का संश्लेषण हो जाएगा। चलिए नोट्स में देखते हैं। प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया दो पदों में होती है, दो स्टेप में संपन्न होती है। पहली स्टेप है अनुलेखन, ट्रांसक्रिप्शन।
इस पद में डीएनए में उपस्थित आनुवंशिक सूचना जेनेटिक इंफॉर्मेशन का एमआरएनए में कोडन के रूप में स्थानांतरण या ट्रांसफर होता है। कोडन के रूप में स्थानांतरण होता है मतलब एमआरएनए का फॉर्मेशन हो जाता है, आरएनए का फॉर्मेशन होता है और फिर वही जो सूचना होती है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, वो एमआरएनए के अंदर ट्रांसफर हो जाती है। और ट्रांसफर के लिए कौन सा आरएनए काम आता है? टीआरएनए काम आता है, ट्रांसफरिंग आरएनए। फिर बात करते हैं दूसरा जो स्टेप होता है वो अनुवादन, ट्रांसलेशन। एमआरएनए में उपस्थित कोडोन श्रृंखलाओं का प्रोटीन के रूप में स्थानांतरण कर अनुवादन कहलाता है। प्रोटीन के रूप में स्थानांतरण अनुवादन कहलाता है या ट्रांसलेशन कहलाता है। अनुवादन या ट्रांसलेशन की क्रिया 3 स्टेप्स में संपन्न होती है। अगर मैं इसके पहले स्टेप की बात करूं तो चेन इनिशिएशन, प्रोटीन सिस्ट्रेशन जो होता है उसमें सबसे पहला जो स्टेप क्या होता है? चेन इनिशिएशन। मतलब सबसे पहले क्या करते हैं कि चेन बनाना प्रारंभ करते हैं, एमिनो एसिड को जोड़ना शुरू करते हैं। फिर दूसरा क्या होता है, इस चेन के अंदर इलोंगेशन करते हैं, इसको बहुत बड़ा बनाते हैं जिससे क्या बन जाए, पॉलीपेप्टाइड चेन हमें मिल जाए। उसके बाद क्या करते हैं कि एक रिलीजिंग फैक्टर, चाहे वो रॉ फैक्टर हो या वो सिग्मा फैक्टर हो, इनको डाला जाता है जिससे क्या हो जाता है कि जो चेन बन गई है उसको अब वहां से रिलीज कर दिया जाए एमआरएनए के ऊपर से, पूरी पॉलीपेप्टाइड चेन को एमआरएनए के ऊपर से रिलीज कर दिया जाए। तो 3 स्टेप हो गए, एक तो होता है चेन इलोंगेशन इनिशिएशन, एक होता है चेन इलोंगेशन और दूसरा होता है चेन ट्रांस टर्मिनेशन। टर्मिनेशन का मतलब उसको रोकना, उसको समाप्त कर देना, अब चेन आगे नहीं बढ़नी चाहिए। श्रृंखला प्रारंभ, चेन इनिशिएशन, यह क्रिया श्रृंखला संभारक कारक इनिशिएशन फैक्टर के द्वारा संपन्न होती है, मतलब सिग्मा फैक्टर के द्वारा संपन्न होती है। श्रृंखला दीर्घीकरण, यहाँ पे दीर्घी है, दीर्घीकरण चेन इलोंगेशन, यह क्रिया दीर्घीकरण कारक इलोंगेशन फैक्टर द्वारा संपन्न होती है। श्रृंखला निर्मुक्ति चेन टर्मिनेशन, यह क्रिया निर्मुक्ति कारक रिलीजिंग फैक्टर मतलब रो फैक्टर के द्वारा संपन्न होती है। ये कारक एमआरएनए में उपस्थित श्रृंखला समापन कोडन यूएजी, यूजीए तथा यूएए की पहचान कर सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही। ये कोडन होते हैं जिनकी पहचान करते हैं। रो जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं? नॉनसेंस कोडन, नॉनसेंस कोडन जो होते हैं उनकी पहचान सकते हैं। कौन सा कोडन? यूएजी, जैसे ही ये कोडन बनता है, या फिर यूएजी या फिर यूएए, या फिर कौन सा कोडन? यूजीए। ये 3 जो होते हैं वो कौन से होते हैं? समापन कोडन होते हैं। इन तीनों में से कोई भी एक कोडन बन जाएगा तो जो चेन होगी वो क्या हो जाएगी? रुक जाएगी, उसका फॉर्मेशन वहीं पे रुक जाएगा और फिर उसको हम डिसोशिएट कर लेंगे, जिससे हमें हमारी प्रोटीन मिल जाएगी। तो हमने आज की क्लास में क्या पढ़ा? एक तो हमने पढ़ा कि राइबोसोम जो होती है उसकी ओरिजिन कैसे होती है। तो ओरिजिन के अंदर या बायोसिंथेसिस के अंदर हमने देखा कि राइबोसोम की ओरिजिन जो होती है वो एक तो न्यूक्लियस में होती है और दूसरा कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म के अंदर देखने को मिलती है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है कि 80s rRNA, 20s rRNA और 28s rRNA और 5.8s rRNA का फॉर्मेशन होता है और साइटोप्लाज्म के अंदर 5s rRNA और कुछ प्रोटीन्स का संश्लेषण हो जाता है, जितनी भी प्रोटीन चाहिए थी। ये जब rRNA बन जाते हैं तो ये कहाँ आ जाता है? साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाते हैं। साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट जो प्रोटीन होती है वो क्या करती है? मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंट में इनको किस में बना देती? उप इकाइयों में, जैसे कि 60s और 40s के अंदर बना लेती, यूकेरियोट्स के उप इकाइयों के रूप में बना लेती। ये उप इकाइयां कहाँ जाके जुड़ता जाती है? ईआर की सतह से जाके जुड़ के कंप्लीट राइबोसोम बना लेती है। ये सारी प्रोसेस कहाँ देखने को मिलती है? अपने यूकेरियोट्स के अंदर देखने को मिलती है। अगर हम बात करें प्रोकैरियोट्स की, तो प्रोकैरियोट्स के अंदर क्या होते हैं? न्यूक्लियस जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं और वो किस फॉर्म में होते हैं? न्यूक्लियर के फॉर्म में होते हैं, इसलिए उनके अंदर न्यूक्लियोलस भी नहीं पाया जाता है। इसलिए इनके अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर ही सारे जो rRNA होते हैं उनका फॉर्मेशन हो जाता है और उनसे ही इनकी दोनों सब यूनिट का निर्माण हो जाता है और कंप्लीट राइबोसोम बन जाता है। एक सब यूनिट कौन सी होती है? 30s और दूसरी होती है 50s सब यूनिट। फिर हमने देखा कि जो राइबोसोम होते हैं
उसका फंक्शन पढ़ा था। फंक्शन में हमने देखा कि राइबोसोम जो होते हैं प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल कहलाते हैं, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रोटीन की जो होती है सिंथेसिस देखने को मिलती है। राइबोसोम के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस के लिए 2 स्टेप्स देखने को मिलते हैं। एक तो देखने को मिलता है ट्रांसक्रिप्शन और एक देखने को मिलता है ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से क्या बनाया जाता है, आरएनए का फॉर्मेशन किया जाता है, और ट्रांसलेशन के अंदर आरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन किया जाता है। आरएनए से प्रोटीन बनाने के लिए, ट्रांसलेशन के लिए हमारे पास 3 स्टेप होती है। कौन कौन सी 3 स्टेप होती है? एक तो होती है इनिशिएशन, चेन इनिशिएशन, एक होती है चेन इलोंगेशन और एक होती है चेन टर्मिनेशन। चेन इनिशिएशन के अंदर सिग्मा फैक्टर जो आता है वो आगे जुड़ता है और एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है, जिससे कि एमिनो एसिड जो होते हैं एक दूसरे से जुड़ना शुरू हो जाते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं। अब चेन इलोंगेशन के अंदर ये एमिनो एसिड जुड़कर एक लंबी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण करता है। उसके बाद एमआरएनए के ऊपर UAA ऐसे समापन कोडन आ जाने से, 3 प्रकार के समापन कोडन होते हैं, ये समापन कोडन आ जाने से जो श्रृंखला होती है उसका टर्मिनेशन हो जाता है, और वहां पर कौन सा फैक्टर आ जाता है, रो फैक्टर आ जाता है, जो कि श्रृंखला का समापन करवा देता है। UAA, UGA और UAG ये 3 प्रकार के जो समापन कोडन होते हैं उनकी पहचान करता है और उसके बाद उस श्रृंखला का समापन करवा देता है। इस प्रकार हमें अंत में प्रोटीन सिंथेसिस मिल जाती है। ट्रांसलेशन का जो टॉपिक है, ये जो ट्रांसलेशन की जो प्रक्रिया है वो हमारे सिलेबस में दे रखी है, तो हम इसको कंप्लीटली बाद में किसी एक लेक्चर के अंदर अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। आज अपने पूरा राइबोसोम कंप्लीट कर लिया है। इसका पार्ट अगर 1 आपने नहीं देखा है तो MK क्लासेस 09 आपके अपने चैनल है, उस पर प्लेलिस्ट बनी हुई है BSc फर्स्ट ईयर सेल बायोलॉजी की, वहां जाकर आप विजिट कर सकते हो। mRNA राइबोसोम का जो फर्स्ट पार्ट है, जिसके अंदर हमने उसकी हिस्ट्री अल्ट्रा स्ट्रक्चर और केमिकल कंपोजिशन के बारे में पढ़ा है, वो स्टडी करने के बाद आप पार्ट 2 देखोगे, जिसके अंदर हमने ओरिजिन और इसके फंक्शन के बारे में बात की थी। इस तरह से आपका जो कंप्लीट राइबोसोम कंप्लीट हो जाएगा। इन दोनों वीडियो से, 2 ही लेक्चर से हमने पूरा ही कंप्लीट राइबोसोम स्टडी कर लिया। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को बेल आइकन को टच करें, ताकि मेरी आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।